अच्छा, फिल्म में ना सिनेमा घरों में मैंने दर्शकों को रोते हुए देखा, आंखों से आंसू निकलते देखा। सेट पर ऐसा कुछ ऐसा आपको अनुभव हुआ हो? परगट सिंह का डार्केस्ट मोमेंट है व्हेन ही इज कैरिंग द डेड बॉडी ऑफ हिज सिस्टर। और जो वो सीन था व्हेन परगट इज कैरिंग द डेड बॉडी ऑफ हिज सिस्टर, वो मेरे लिए, मेरे पूरे यूनिट के लिए सबसे गट रेंचिंग, सबसे हार्ट रेंचिंग, सबसे इमोशनल सीक्वेंस था। और जब हम वो शूट कर रहे थे, पूरी सनलाइट खत्म हो चुकी थी और वो आखिरी शॉट था, और वो आखिरी शॉट हमको वी हैड टू गेट इट राइट इन वन टेक। और वो परगट इज वॉकिंग विद हिज सिस्टर्स बॉडी एंड द होल बाग इज फिल्ड विद डेड बॉडीज। और वो चल के आता है और वो एक जगह गिर जाता है और वो आसमान में देख के उसकी एक चीख निकलती है। और जब वो सीन शूट हो रहा था, जो स्टंटमैन होते हैं, स्टंटमैन आर स्ट्रॉन्ग मस्कुलर मैन, आई सॉ देम क्राइंग। केसरी चैप्टर 2 मतलब जलियांवाला बाग की कहानी को दर्शकों के सामने रखना, ये कब सूझा आपको? तो ये एक किताब मुझे मेरे एक दोस्त ने दी। उस किताब का नाम था केस दैट शुक द एम्पायर। जैसे मूवी में दिखाया गया है कि एवरी डिटेल द ब्रिटिश एम्पायर टुक केयर ऑफ, कि गुरखा और बलूच सोल्जर्स को बुलाया गया, एक हवाई जहाज जलियांवाला बाग के ऊपर से उड़ा, ये देखने के लिए कि इनफ लोग आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं बाग में। और ब्रिटिश एम्पायर ने मैसेकर के बाद क्या किया, उन्होंने एक फेक नैरेटिव स्प्रेड किया कि जो पीपल एट जलियांवाला बाग, जो इनोसेंट लोग आए थे, वो टेररिस्ट थे। और फिर एक ऐसा एक व्यक्ति थे शंकरन नायर, जिन्होंने एक केस लड़ा ताकि दुनिया तक जलियांवाला बाग का सच पहुंच पाए। तो जब मुझे ये सारी न्यू इन्फॉर्मेशन जलियांवाला बाग के बारे में पता चली, तो मुझे पढ़ते पढ़ते लगा कि यार ये चीज तो दुनिया को पता चलनी चाहिए। एंड आई कुड सी अ मूवी इन फ्रंट ऑफ माई आईज। आपको फिल्म में वो एक इंटरवल वाला सीन याद है जब शंकरन नायर बाथरूम में जाते हैं और डॉग्स एंड इंडियंस का बोर्ड लगा हुआ है। शंकरन नायर वॉक्स पास दैट बोर्ड, जनरल डायर के साइड में आके खड़े होते हैं एंड वो जनरल डायर को एक लाइन कहते हैं कि द एम्पायर इज God damn it, you don't belong in here. Don't forget that you're still a slave of the British Empire. The Empire is shrinking. तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में कोई लाइन नहीं, बट अक्षय सर kept on insisting that this moment needs a line. कहानी में एक समय सीमा होती है, तो हमने एक छोटा सा किरदार देखा। बताइए कुछ शंकरन नायर को लेकर आपने क्या पढ़ा? जब वो वाइसरॉय काउंसिल से अपना इस्तीफा दे रहे थे, तो वो लॉर्ड चेम्सवर्थ के ऑफिस गए। लॉर्ड चेम्सवर्थ की अगर आप तुलना करें, जैसे मैंने कहा, जैसे देश के प्रधानमंत्री में प्रेसिडेंट, उनके ऑफिस एक इंडियन जाता है उस जमाने में। और जब वो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और वाइसरॉय जी ने पूछा कि अगर चलो अब आपने तो इस्तीफा दे दिया है, आपकी जगह हम किसे हायर करें? तो उस टाइम एक जमादार खड़ा था गेट पे, उन्होंने कहा कि आप इसे हायर कर लीजिए मेरी जगह, क्योंकि आपको तो येस मैन की जरूरत है। आपको तो सिर्फ उन्हीं लोगों की जरूरत है जो आपकी गलत बातों पे भी अपना सर हिलाएं और यस कहें। इस कहानी को लिख रहे थे, इस दौरान आपकी मुलाकात उन लोगों से हुई जिनके अपने जो है या फिर जिनके परिजन जो है इसमें मारे गए थे, कभी मिले? अक्षय कुमार, आगे बात कर लें आर माधवन, तो इनसे आपकी मुलाकात कैसे होती है और कास्ट करने का जो है वो आपके मन में कैसे आया? अक्षय सर को स्क्रिप्ट सबसे पहले करण सर ने भेजी। ओके। उनकी टीम ने अक्षय सर ने स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया नरेशन के लिए, और मुझे याद है मैं बहुत नर्वस था। मतलब पहली फिल्म, मीटिंग अ सुपरस्टार लाइक अक्षय कुमार। करण सिंह त्यागी की अगली फिल्म कब आ रही है? ऑन स्क्रीन कब दिख रहे हैं आप? गुड लुकिंग है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रितम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग, एक ऐसी कहानी जिसे आप कहानी ना कहकर इमोशन कह सकते हैं। जलियांवाला बाग हम और आप सब जानते हैं, वहाँ पर नरसंहार होता है और उसके पीछे एक नाम आता है, जनरल डायर। पर इस नाम को साबित करने के लिए एक लड़ाई लड़ी जाती है और इसी लड़ाई को इस फिल्म में दिखाया गया है। किरदार की बात कर लें, एक्टिंग की बात कर लें, तो ज़बरदस्त एक्टिंग इसमें देखने को मिली है, चाहे हम बात अक्षय कुमार की करें, आर माधवन की करें या फिर अनन्या पांडे की। डायरेक्शन भी ज़बरदस्त रहा। अब डायरेक्शन की बात हो रही है तो डायरेक्टर साहब की बात हो जाए। फ्रेम में हमारे साथ है करण सिंह जी। तो करण सिंह जी, आप हैं मेरठ से आप पहुँचते हैं मुंबई। सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी, और थैंक यू कि आपने फिल्म देखी और फिल्म के बारे में इतनी अच्छी बातें कही। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। तो मैं पैदा हुआ था मेरठ में, और जब 2 साल का था तो पापा का ट्रांसफ़र हो गया था बॉम्बे। आपके पापा सीबीआई में? मेरे पापा सीबीआई में पोस्टेड थे। और फिर मेरा स्कूल कॉलेज सब पूरा बॉम्बे में ही हुआ, क्योंकि पापा 93 ब्लास्ट केस के मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। और वो केस, फिर उस केस का ट्रायल चला टाडा कोर्ट में बॉम्बे में, और 13-14 साल तक वो केस का ही ट्रायल चला। तो इस वजह से
मैं लकी था कि मतलब मेरी स्कूल और कॉलेज पूरा एक साथ ही बॉम्बे में हो गया, और मेरे फादर की वजह से ही आई स्टडीड लॉ, क्योंकि घर पे कॉन्वर्सेशंस रिवॉल्व अराउंड लॉ। तो इस वजह से मैंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे में, चर्च गेट में कॉलेज है, वहाँ से 5 ईयर डिग्री लॉ का कोर्स किया। फिल्मों का शौक हमेशा से था, अच्छा। बट और फिल्मों का शौक मतलब इतना था कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि फिल्में देखना वाज लाइक रिलीजन इन द हाउस होल्ड। और मतलब हर फिल्म कुछ कहानी बताइए ना, फिल्म जैसे फिल्मों को लेकर कहीं कभी गए हो, डांट सुने? नहीं, मैं आपको एक इनफैक्ट मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ उसको लेके। तो एक, आप कहते हैं ना कि वन कांट आउटरन देयर डेस्टिनी, ठीक है? तो मेरी डेस्टिनी लिख दी गई थी मेरे पैदा होने से भी पहले, क्योंकि 1985 में मेरी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी, वो मेरे पिताजी के साथ एक फिल्म देखने गई। अच्छा। और उस फिल्म का नाम था मेरी जंग। वो सुभाष घई वॉज द डायरेक्टर, अनिल कपूर इज द एक्टर। और अगर आपने वो फिल्म देखी है, वो बिल्कुल फिल्म एक देखी है। कोर्ट रूम ड्रामा है। तो जैसे अभिमन्यु इन हिज मदर्स वूम वाज लर्निंग अबाउट वॉरफेयर, आई वाज लर्निंग अबाउट इंट्रिकेसीज ऑफ बोथ कोर्ट एंड मूवीज। और मतलब, और आप देख सकते हैं, मैंने लॉ पढ़ा, लॉ की पढ़ाई करी, और उसके बाद मेरी पहली फिल्म वाज अ कोर्ट रूम ड्रामा। तो आप कह सकते हैं कि आप अपनी यू कांट आउटरन योर डेस्टिनी, और आपकी डेस्टिनी जब सील हो जाती है तो वो सील हो जाती है। तो एक आपको मैं ये एक एग्जांपल दूंगा। और दूसरा, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि मतलब फिल्मों का कितना शौक रहा है, मुझे एक इंस्टेंस याद है कि मैं स्कूल में था और मेरा मंडे को एग्ज़ाम था, और संडे को हम एक फिल्म देखने गए, और मैं अपनी किताब थिएटर हॉल में लेके गया, और इंटरवल में जब लाइट ऑन हुई तो मैंने अपने थोड़ी किताब में से थोड़ा रिवीजन किया कल के एग्जाम के लिए। दिस इज ट्रू इंसिडेंट। तो आप देख सकते हैं कि फिल्में देखना मुझे कितना पसंद था, और आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि माई पेरेंट्स सपोर्टेड माई लव फॉर मूवीज़। बट क्योंकि आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, हम मतलब कॉलेज ख़त्म हुआ, GLC में मेरी लॉ ख़त्म हुई, मैंने फॉर्म भरा फॉर मास्टर्स, एंड आई वॉज वेरी लकी दैट आई गॉट एडमिटेड एट हार्वर्ड लॉ स्कूल, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो उसके बाद मैं फिर हार्वर्ड गया पढ़ाई करने। हार्वर्ड में भी बॉलीवुड ने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने क्विकली जाके सबसे पहले चीज़ पता करी, कैम्ब्रिज, वो जो हमारा एरिया है कैम्ब्रिज बॉस्टन, वहाँ पे कौन से थिएटर हैं जो हिंदी फिल्म दिखाते हैं। मैंने वो पता किया, और हर फ्राइडे मैंने वहाँ पे भी हिंदी फिल्म देखी। और हार्वर्ड के बाद मेरी नौकरी लगी, कैंपस प्लेसमेंट हुआ पेरिस में, एक लॉ फर्म में मेरी नौकरी लगी। उस लॉ फर्म का नाम है जीद लॉरेट नुवाल। वहाँ पे 2 साल मैंने पेरिस में काम किया। पेरिस के बाद फिर मेरी एक और नौकरी लगी न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क लॉ फर्म में, विगन एंड डेना। आई वर्क देयर फॉर 2 years। और फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे अपने बॉलीवुड को पैशन को लेके कुछ करना है तो अभी एक मौका है। तो आई रीच्ड आउट टू माई न्यूयॉर्क लॉ फर्म पार्टनर। आई टोल्ड हिम कि मैं एक सबैटिकल लेना चाहता हूँ, मैं 1 साल के लिए एक ब्रेक लेना चाहता हूँ, एंड आई वॉन्ट टू गो टू बॉम्बे एंड आई वॉन्ट टू ट्राई माई हैंड एट फिल्म मेकिंग। कभी स्कूलिंग की है? जैसे बहुत सारे डायरेक्टर आप देखते भी हैं, डायरेक्शन में आते हैं, तो उनका एक स्कूलिंग भी होता है। मेरी स्कूलिंग रही है मूवीज़ देखना, मेरी स्कूलिंग रही है मूवीज़ के बारे में पढ़ना, मेरी स्कूलिंग रही है यूट्यूब पे BTS इंटरव्यूज़ देखना कि मतलब फिल्में कैसे बनती हैं। बिल्कुल। ये जो महान फिल्म मेकर्स हैं उनके इंटरव्यूज़ देखना। मेरी स्कूलिंग रही है किताबें पढ़ना। इनफैक्ट न्यूयॉर्क में एक बहुत अच्छी चीज़ हुआ करती थी। न्यूयॉर्क में आपको बुक स्टोर्स में मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ की स्क्रिप्ट्स मिलती थी। तो मैंने वो बहुत सारी जो क्लासिक्स हॉलीवुड मूवीज़ हुई हैं, चाहे वो गॉडफादर हो, चाहे वो सोशल नेटवर्क हो, मैंने उनकी स्क्रिप्ट्स वो पूरी पढ़ी हैं। तो उससे आपको बहुत अंदाज़ा मिलता है। फिर आपको एक चीज़ पुराने ज़माने में होती थी, वो अभी फिर से वो आनी चाहिए। वो एक होता है DVD पे, एक स्पेशल DVD होती थी डायरेक्टर्स कमेंट्री के साथ। तो वो DVD में क्या होता था कि आप पिक्चर चल रही है और साथ साथ डायरेक्टर एक वॉइस ओवर में एक्सप्लेन कर रहा है कि वो ये सीन क्यों शूट कर रहा है, कैसे शूट कर रहा है, इस सीन शूट करने में क्या चैलेंजेस आए, एक्टर्स को उसने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, DOP से क्या बातचीत हुई। तो ये सब देखना मेरी एजुकेशन थी। ओके। तो एज ए लॉयर अगर देखा जाए तो आप एक स्टेबल, आपकी लाइफ चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर आप बॉलीवुड में आते हैं। केसरी चैप्टर 2, मतलब जलियांवाला बाग की कहानी को दर्शकों के सामने रखना, ये कब सूझा आपको? तो ये एक किताब मुझे मेरे एक दोस्त ने दी। उस किताब का नाम था केस दैट शुक द एम्पायर। बिल्कुल। और ये किताब लिखी है शंकरन नायर के ग्रेट ग्रैंडसन रघु पलट और उनकी वाइफ पुष्पा पलट। हाल ही में मैंने भी पढ़ा इस किताब को। हाँ। तो जब मैंने एक बुक पढ़ी, तो जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे लगा कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में तो मुझे पता था, हम सबको पता है, पर हम सबकी एक लिमिटेड नॉलेज रही है। हम सबको जैसे ये बिल्कुल नहीं पता है कि पूरा मैसेकर एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी टू किल। जैसे मूवी में दिखाया गया है कि एवरी डिटेल द ब्रिटिश एम्पायर टुक केयर ऑफ, कि गुरखा और बलूच सोल्जर्स को बुलाया गया, एक हवाई जहाज जलियांवाला बाग के ऊपर से उड़ा, ये देखने के लिए कि इनफ लोग आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं बाग में। और
ब्रिटिश एम्पायर ने मैसेकर के बाद क्या किया, उन्होंने एक फेक नैरेटिव स्प्रेड किया कि जो पीपल एट जलियांवाला बाग, जो इनोसेंट लोग आए थे, वो टेररिस्ट थे। और फिर एक ऐसा एक व्यक्ति थे शंकरन नायर, जिन्होंने एक केस लड़ा ताकि दुनिया तक जलियांवाला बाग का सच पहुंच पाए। तो जब मुझे ये सारी न्यू इन्फॉर्मेशन जलियांवाला बाग के बारे में पता चली, तो मुझे पढ़ते पढ़ते लगा कि यार ये चीज़ तो दुनिया को पता चलनी चाहिए। एंड आई कुड सी अ मूवी इन फ्रंट ऑफ माई आइज, विच इज़ व्हेन आई डिसाइडेड दैट मुझे ये स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। और मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मतलब मेरी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जिनका नाम है अमृतपाल सिंह बिंद्रा, जो मेरे को राइटर भी बने इस मूवी में और वो प्रोड्यूसर भी बने, क्योंकि एक लियो मीडिया कलेक्टिव करके एक प्रोडक्शन कंपनी है, उसके वो फाउंडर हैं। और उन्हीं की वजह से मैं धर्मा प्रोडक्शंस मुझे धर्मा प्रोडक्शंस ले गए और फिर एक को प्रोडक्शन हुई बिटवीन लियो मीडिया एंड धर्मा प्रोडक्शंस। और एक्चुअली मैं आपको कहना चाहूँगा, ये लियो मीडिया की वजह से ही मुझे अपनी पहली फिल्म इस साइज और स्केल पे माउंट करने का मौका मिला, क्योंकि अमृत टुक मी टू मीट करण जौहर एंड देन करण जौहर सपोर्टेड एंड चैम्पियनड माई विजन थ्रू एंड थ्रू। करण जौहर पर आएंगे पर उससे पहले मेरा सवाल ये है कि जैसे आप इस कहानी को लिख रहे थे, इस दौरान आपकी मुलाकात उन लोगों से हुई जिनके अपने जो है या फिर जिनके परिजन जो है इसमें मारे गए थे, कभी मिले? जी हम अमृतसर गए थे और अमृतसर में अब तो इमीडिएट सर्वाइवर्स तो नहीं बचे हैं, क्योंकि इस इंसिडेंट को 106 साल हो गए हैं। तो सर्वाइवर्स के भी वो हैं, ग्रैंड सन्स हैं, ग्रैंड डॉटर्स हैं। हमारी एक मीटिंग हुई उनसे, पर मैंने एक चीज़ करी टू अंडरस्टैंड कि सर्वाइवर्स के साथ के ऊपर क्या बीती है। मैंने उनकी टेस्टिमनीज पढ़ी, क्योंकि 2 कमीशन अपॉइंट हुई थी, एक है हंटर कमीशन, फिर एक कांग्रेस ने अपनी खुद की इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, और उसमें सर्वाइवर्स की टेस्टिमनीज हैं, सर्वाइवर्स की रिपोर्ट्स हैं कि सर्वाइवर्स ने क्या टेस्टिमनी दी, एक्चुअली हुआ क्या था। फिर एक तो ये केस दैट शुक द एम्पायर बुक पढ़ी, इसके साथ साथ और बहुत सारी बुक पढ़ी जलियांवाला बाग पे। जैसे जलियांवाला बाग पे किश्वर देसाई एक ऑथर है, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। अच्छा। एक वीएन दत्ता एक ऑथर है, उन्होंने किताब लिखी है। तो उन्होंने किताब में फोटोग्राफ्स भी दिए हैं उन्होंने लोगों से इनके जो उन्होंने टेस्टिमनीज लोगों ने टेस्टिमनीज दी हैं वो भी पब्लिश हुई हैं उसमें। तो टू गेट अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग एक अमृतसर में ट्रिप जरूर करी टू मीट सम फैमिलीज, एंड देन ऑल्सो उसके जलियांवाला बाग के बारे में जो भी लिटरेचर था वो पढ़ा। और शंकरन नायर के ग्रेट ग्रैंड सन रघु पलट और उनकी फैमिली से मुलाकात हुई, जिन्होंने शंकरन नायर के बारे में हमें बताया। और ये पूरे एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद ही हम ये स्क्रिप्ट लिख पाए। शंकरन नायर, जैसा आपने बताया, आप मिले भी उनके वंशजों से। कहानी में एक समय सीमा होती है, तो हमने एक छोटा सा किरदार देखा। बताइए कुछ शंकरन नायर को लेकर आपने क्या पढ़ा और उनके वंशजों से आप मिले, उनका क्या कहना था? बताता हूं कि शंकरन नायर एक रिमार्केबल इंडिविजुअल थे। और वो बॉर्न हुए मनकारा नाम के एक छोटे से ज़िले केरला में। उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज से अपनी वकालत पढ़ी और उसके बाद उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने बहुत साल काम किया और उसके बाद उन्होंने इस देश के कोने कोने में जाके केस लड़े। और फिर वो एक वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो अगर आप उसकी तुलना करें तो आज के ज़माने में जैसे कैबिनेट होती है, वो कैबिनेट उस जमाने की कैबिनेट थी। जो वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे इंडिया के, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शंकरन नायर वाज द ओनली इंडियन। तो ही रीच दैट हाइट्स वेयर ही वाज द ओनली इंडियन इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फिर उन्हें नाइटहुड का खिताब मिला। ही वाज एक्चुअली मेड सर शंकरन नायर। सो यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोमिनेंस दैट शंकरन नायर हैड, एंड ही वाज अ कलारीपयट्टू फाइटर। वो नायर फैमिली से बिलोंग करते थे, वो एक कलारीपयट्टू फाइटर थे। और बुक में काफ़ी इंस्टेंसेस हैं उनके कलारीपयट्टू फाइटिंग की। वो एक रेडिकल और एक इररेवरेंट तरीके के आदमी थे। जैसे मैं आपको उसका एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जब वो वाइसरॉय काउंसिल से अपना इस्तीफा दे रहे थे तो वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ऑफिस गए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अगर आप तुलना करें, जैसे मैंने कहा, जैसे देश के प्रधानमंत्री हो या प्रेसिडेंट हो, उनके ऑफिस एक इंडियन जाता है उस जमाने में। और जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और वाइसरॉय जी ने पूछा कि अगर चलो अब आपने तो इस्तीफा दे दिया है, आपकी जगह हम किसे हायर करें? तो उस टाइम एक जमादार खड़ा था गेट पे, तो उन्होंने कहा कि आप इसे हायर कर लीजिए मेरी जगह, क्योंकि आपको तो येस मैन की ही ज़रूरत है। आपको तो सिर्फ उन्हीं लोगों की ज़रूरत है जो आपकी गलत बातों पे भी अपना सर हिलाएं और येस कहें। सो यू वॉन्ट योर कैबिनेट टू बी फिल्ड विद येस मैन, एंड दैट इज द बोल्ड अप्रोच दैट मैन हैड, एंड इमेजिन हिम डूइंग दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। बिल्कुल। और जब उन्हें जलियांवाला बाग के बारे में पता चला, ही रिस्क्ड एवरीथिंग, हिज करियर, हिज लाइफ, एवरीथिंग फॉर अ प्रिंसिपल, एंड देन ही फॉट अ लेजेंडरी केस सो दैट द वर्ल्ड कुड नो व्हाट हैपेंड एट जलियांवाला बाग। अब फिल्मी कहानी पर आ जाते हैं। आपकी मुलाकात करण जौहर से हो गई।
अक्षय कुमार, आगे बात कर लें आर माधवन, तो इनसे आपकी मुलाकात कैसे होती है और कास्ट करने का जो है वो आपके मन में कैसे आया? सो इनकी मुलाकात और कास्ट करने के सारे डिसीजंस हम अमृत, मैंने और करण सर ने, हम सबने मिलके लिए. इनफैक्ट अक्षय सर को स्क्रिप्ट सबसे पहले करण सर ने भेजी. ओके. उनकी टीम ने, अक्षय सर ने स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया नरेशन के लिए, और मुझे याद है मैं बहुत नर्वस था. मतलब पहली फिल्म, मीटिंग अ सुपरस्टार लाइक अक्षय कुमार. But I have to tell you, he put me at ease. He broke the ice very early on. He likes to pull everybody's leg. That is his personality. So he made me feel very comfortable. And वो बहुत जल्दी अलाइन हो गए on two core reasons behind why you're making the film. एक कि हम जलियांवाला बाग में people who died, हम उनकी लाइफ को ऑनर कर रहे थे, और एक हम शंकर नायर की लाइफ दुनिया को बताना चाह रहे थे. तो he was very aligned on these two broad principles. And then he came on board, and I would like to say कि he came on board not just as an actor, he came on board as a collaborator, and then he got involved in each and everything. मतलब हर सीन में उनके क्वेश्चन होते थे, हर सीन में उनके बहुत सवाल होते थे, हर सीन पे और डेप्थ पे जाना चाहते थे, बहुत सारे पॉइंट्स देते थे. वो शंकर नायर के बारे में उनके बहुत सवाल थे. और मैं आपको बताता हूँ कि ये एक ट्रू कोलैबोरेशन था. एक आपने फिल्म देखी है? बिल्कुल देखी है. तो आपको फिल्म में वो एक इंटरवल वाला सीन याद है जब शंकर नायर बाथरूम में जाते हैं? बिल्कुल, मेरा बेस्ट सीन लगा. बाथरूम में जाते हैं और डॉग्स एंड इंडियंस का बोर्ड लगा हुआ है. शंकर नायर वॉक्स पास दैट बोर्ड, जनरल डायर के साइड में आके खड़े होते हैं, एंड वो जनरल डायर को एक लाइन कहते हैं कि द एम्पायर इज श्रिंकिंग. बिल्कुल, है ना? तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में कोई लाइन नहीं थी. ओरिजिनल स्क्रिप्ट में, मेरे ओरिजिनल स्क्रिप्ट में खाली मोमेंट था कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड के बोर्ड से वो क्रॉस करते हैं. जनरल डायर इज यूरिनेटिंग, नेक्स्ट टू हिम शंकर नायर गोज, और एक फेस ऑफ होता है ऑफ हीरो एंड विलन. बट अक्षय सर केप्ट ऑन इंसिस्टिंग दैट दिस मोमेंट नीड्स अ लाइन. एक यहाँ पे एक लाइन की जरूरत है. तो एक्चुअली ये लाइन उनके इंसिस्टेंस और उनके डिमांड की वजह से आई, and that just tells you that he was so right. Today you're calling it your favorite scene, and it is a favorite scene of lot of people. And so this line was written because of him, and there are numerous such examples where he has only embellished, और उन्होंने खाली स्क्रिप्ट को और बेटर किया है और इम्प्रोवाइज किया है, और and the film is what it is, and that is a huge part of the reason goes to him. अच्छा, आपका बेस्ट सीन क्या रहा इस फिल्म में? आपने भी फिल्म देखा होगा, व्यूअर के तौर पे बताइएगा, डायरेक्टर के तौर पे. देखो, मतलब एक डायरेक्टर से ये पूछना कि आपका बेस्ट सीन क्या है, इट्स लाइक आस्किंग अ फादर कि अगर आपके बच्चे हैं, आप इसलिए मैंने कहा व्यूअर के तौर पे बताइएगा. मुझे व्यूअर के तौर पे फिल्म देखना बहुत मुश्किल है, पर अगर आप मुझे फिर भी पुश करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्चुअली पसंदीदा बेस्ट सीन फिल्म का है. और मैं डोंट डाइवल्ज द स्टोरी टू मच फॉर योर ऑडियंस, पर एक सीन है जहाँ पे शंकर नायर एक लेटर पढ़ते हैं, और वो लेटर कृपाल सिंह नाम के एक रेवोल्यूशनरी लीडर ने लिखा हुआ है. वो लेटर पढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक जो और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म में, प्रगट, उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या था. और वो बहुत इमोशनल सीन है, और उस सीन में खाली अक्षय सर एक लेटर पढ़ रहे हैं और अक्षय सर रिएक्ट कर रहे हैं, इमोट कर रहे हैं, और वो सीन इतना टचिंग है, इतना हार्ट वार्मिंग है. वो मेरा फेवरेट सीन है कि उसमें एक लेटर की वो लाइन है कि मेरा बेटा नाटा ज़रूर था पर कबड्डी का उस्ताद था, और कम से कम 3 लोग लगे होंगे उसके नस काटने में. और मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट वो सीन से जो शंकर नायर को प्रेरणा मिलती है, और जो शंकर नायर को उस सीन के द्वारा जो पता चलता है, एंड द वे अक्षय सर हैज एक्टेड दैट सीन फॉर मी इज माय फेवरेट सीन, एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन माय फेवरेट सीन. अच्छा, फिल्म में ना सिनेमाघरों में मैंने दर्शकों को रोते हुए देखा, आंखों से आंसू निकलते देखा. सेट पर ऐसा कुछ आपको अनुभव हुआ हो कि सीन करते हुए कोई रो पड़ा हो, आंखों से आंसू निकल गया, इमोशनल हो गया हो? जी, जब हम जलियांवाला बाग मैसेकर सीन शूट कर रहे थे, और जलियांवाला बाग मैसेकर सीन में एक पार्ट है, और हमने एक अप्रोच तय करी वेरी अर्ली ऑन कि हम मैसेकर एक 13 साल के सरदार बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से शूट करेंगे. तो अगर आप देखोगे वो पूरा मैसेकर इज फ्रॉम प्रगट्स पॉइंट ऑफ व्यू. प्रगट सिंह हमारा कैरेक्टर है, और उसका जो लास्ट शॉट है उस सीन का, कि एक जगह शंकर नायर को नाइटहुड का खिताब मिलता है. मतलब ही इज टेकिंग द रॉयल सोर्ड, मतलब ब्रिटिश एम्पायर ने उसे रॉयल सोर्ड दी, ही इज वॉकिंग विद दैट रॉयल सोर्ड. वो उनके लिए क्राउनिंग मोमेंट है शंकर नायर के लिए. इट इज़ द बेस्ट डे ऑफ हिज लाइफ. और हमें वो कॉन्ट्रास्ट करना था प्रगट सिंह के डार्केस्ट मोमेंट के साथ. और प्रगट सिंह का डार्केस्ट मोमेंट है व्हेन ही इज कैरिंग द डेड बॉडी ऑफ हिज सिस्टर. और जो वो सीन था व्हेन प्रगट इज कैरिंग द डेड बॉडी ऑफ हिज सिस्टर, वो मेरे लिए, मेरे पूरे यूनिट के लिए
सबसे गट रेंचिंग, सबसे हार्ट रेंचिंग, सबसे इमोशनल सीक्वेंस था। और जब हम वो शूट कर रहे थे, पूरी सनलाइट ख़त्म हो चुकी थी और वो आखिरी शॉट था, और वो आखिरी शॉट हमको वी हैड टू गेट इट राइट इन वन टेक। और वो परगट इज़ वॉकिंग विद हिज सिस्टर्स बॉडी एंड द होल बाग इज़ फिल्ड विद डेड बॉडीज़, और वो चल के आता है और वो एक जगह गिर जाता है, और वो आसमान में देख के उसकी एक चीख निकलती है। और जब वो सीन शूट हो रहा था, जो स्टंट मैन होते हैं, स्टंट मैन आर स्ट्रॉन्ग मस्कुलर मैन, आई सॉ देम क्राइंग, माई असिस्टेंट डायरेक्टर्स वर क्राइंग, और परगट तो वॉज इनकंसोलेबल। एंड आई थिंक वो बच्चे ने, परगट ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है इस फिल्म में। सो दैट सीन वॉज द मोस्ट इमोशनल सीन फॉर एवरीवन ऑन सेट। कितना समय लग गया इस फिल्म को बनाने में? तो ये फिल्म की लिखाई शुरू हुई थी 2020 में। ओके। 2022 में हमने तब लॉकडाउन था तब? लॉकडाउन में ये मुझे किताब मिली और लॉकडाउन में इसकी लिखाई शुरू। ऐसा तो नहीं फ्री थे तो पढ़ा आपने? नहीं ऐसा मैं तो तलाश में रहता ओह। हूँ कि ऐसी किताबें मिलें, ऐसी कहानियाँ मिलें जो स्क्रीन पे हम दर्शा पाएँ। तो 2020 में मुझे ये किताब मिली, 2022 में हमने ये शूट करनी शुरू करी, और हमें लगभग 2-2.5 साल लग गए इसे शूट करने में। और अगर आप पूरी जर्नी देखें तो 2020 से 2025 में जब ये रिलीज़ हुई, जब तक ये जर्नी रही है, क्योंकि ये पीरियड फिल्म थी। वी वांटेड टू गेट द डिटेल्स राइट, वी वांटेड टू गेट द लोकेशन ऑफ आवर फिल्म्स राइट। और अगर आप देखेंगे, ये फिल्म हैज़ बीन अ लेबर ऑफ लव। हमने बहुत शिद्दत से और बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है, और इस वजह से हमें 4-4.5 साल लग गए। बिल्कुल, और देखने को भी मिला आपकी मेहनत भी। सवाल ये है कि आप एक वकील भी हैं और एज अ लॉयर आपने प्रैक्टिस भी किया, तो लॉयर यानी आपकी जो डिग्री रही और आपका जो वो एक्सपीरियंस रहा एज अ लॉयर, वो फिल्म में कितना सपोर्ट किया? कि एक लीगल एजुकेशन आपको एबिलिटी टू आर्ग्यू देती है। एक लीगल एजुकेशन गिव्स यू द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इट गिव्स यू अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ अप्रोचिंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है मुझे लीगल एजुकेशन से यही मिला, क्योंकि फिल्म मेकिंग में आपको इवेंचुअली आपकी बात दूसरे को समझानी पड़ती है, आपको एक्टर्स को अपनी बात समझानी पड़ती है, आपको अपने टेक्नीशियंस को, अपने डीओपी को, अपने प्रोडक्शन डिज़ाइनर को, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर को, बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोजर को, आपको हर जगह अपना विजन कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली। तो मतलब मुझे लगता है कि लीगल एजुकेशन से मुझे यही स्किल सेट मुझे मिला है, और हाँ, इसी तरीके से लीगल एजुकेशन मेरे काम आई। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि मैं अपनी इस फिल्म में मैं ब्लेस्ड था कि मैं इतने अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया है। जैसे अगर आप हमारे डीओपी का नाम देखें, डीओपी हैं देबोजीत रे, वो यंग डीओपी हैं, पर उन्होंने किस ब्यूटी से इस फिल्म को पूरा शूट किया है, कितने सेंसिटिविटी के साथ। इस हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं रीटा घोष, उन्होंने जो सेट्स बनाए हैं बिल्कुल वो ऑथेंटिक हैं वो पीरियड को। बिल्कुल। फिर एक शीतल इकबाल शर्मा हमारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, अगर आप कॉस्ट्यूम देख लीजिए तो मतलब ये एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ टीम एफर्ट, एंड आई वाज लकी टू यूज माय लीगल स्किल सेट्स, एंड आल्सो आई वाज लकी टू हैव अ ग्रेट टीम विद मी। दर्शकों का रिएक्शन जो मिल रहा है उससे आप कितना खुश हैं? मतलब आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जैसे आपने कहा, फिल्म इज़ मेकिंग पीपल फील इमोशनल। बिल्कुल। और फिल्म का जो लास्ट पार्ट है, जहाँ पे शंकरन नायर एक अपना मोनोलॉग देते हैं, वहाँ पर से जो हमें मुझे रिएक्शन वीडियोस आ रहे हैं फ्रॉम थिएटर्स, पीपल आर क्लैपिंग, पीपल आर हूटिंग, पीपल आर शाउटिंग स्लोगन्स ऑफ इनकलाब जिंदाबाद। मतलब फॉर एनी फिल्म मेकर दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू कि एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस, जो लोग साथ में फिल्म देख रहे हैं उनको इतना मजा आ रहा है, एंड द एंड सीन हैज ऑलमोस्ट बिकम लाइक अ क्रिकेट मैच इन अ स्टेडियम। मतलब पीपल आर रिएक्टिंग टू इट इन दैट मैनर। तो मतलब दिस इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग, और या मतलब इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। करण सिंह त्यागी की अगली फिल्म कब आ रही है और अब क्या सोच रहे हैं? मतलब एक तो आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसको लेकर फिल्म बना दी, अगली फिल्म क्या सोच रहे हैं, कब आने वाली है, कुछ ऐसा? अगली फिल्म मैं अभी लिख रहा हूँ। राइट नाउ इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट, बट मैं बहुत जल्द बताऊँगा कि वो अगली फिल्म किस टॉपिक पर होगी। पर मैं खाली ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंस्पायर्ड रहा हूँ ऑफ फिल्म मेकर्स ऑफ द 90s। अगर आप फिल्म मेकर्स देखें, राजकुमार संतोषी, उनकी जो घायल हो, घातक हो, दामिनी, वो क्या फिल्में हुआ करती थी। मतलब वो फिल्म्स वर अबाउट सोसाइटल इनजस्टिसेस, और वो दोज फिल्म स्पोक टू एवरी पर्सन इन द कंट्री। अगर आप देखें, वो ह्यूमन ड्रामास थे जो एंटरटेनिंग थे, एंगेजिंग थे, और देश में हर किसी के लिए थे। तो मैं उसी तरीके की फिल्में बनाना चाहूँगा जिसमें एक फोर्स हो, एक इम्पैक्ट हो, और सोसाइटी के बारे में कुछ बात हो। और हाँ, और भी बस लिख रहा हूँ, और बहुत जल्द। ऑन स्क्रीन कब दिख रहे हैं आप? गुड लुकिंग है। नहीं, मुझे ऑफ स्क्रीन ही रहना है। ऑन स्क्रीन आने का कोई प्लान नहीं है। मुझे ऑफ स्क्रीन रहना है। बहुत मुश्किल से मौका मिला है एक फिल्म मेकर बनने का,
और मैं उसी रोल को अच्छे से निभाना चाहूँगा। तो अभी हम बात कर रहे थे केसरी चैप्टर 2 के डायरेक्टर करण सिंह त्यागी जी से। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए रतम के साथ जुड़िए।